सो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी। जैसा कि लास्ट सेशन में हम लोग डीसी मशीन्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने देखा क्लासिफिकेशंस ऑफ डीसी जनरेटर के बारे में डिस्कस किया, राइट। कि किस तरीके से डीसी मशीन्स को क्लासिफाई किया जा सकता है, डीसी जनरेटर्स को। पहले हम लोग सेपरेटली एक्साइटेड मशीन के बारे में लर्निंग इस्टेब्लिश किए, एंड देन सेल्फ एक्साइटेड मशीन में शंट मशीन, सीरीज मशीन एंड कंपाउंड मशीन के तब तक डिस्कशन किया। एंड किस तरीके से कंपाउंडिंग की जा सकती है, कंपाउंडिंग के बारे में भी लास्ट सेशन में डिस्कस किया। आज के सेशन में हम लोग वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस इन डीसी जनरेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन की। हम लोग गेट एकेडमी के चैनल पे हैं, एंड जैसा कि रिपब्लिक डे का ऑफर अवेलेबल है, आप चाहें तो अवेल कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोड यूज़ करना है REPB26, और ये केवल 25 एंड 26 जनवरी को ही वैलिड है, 26 जनवरी को रात 12 बजे तक। एंड अवेल एक्साइटिंग ऑफर्स एंड ऑल कोर्सेज एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए ये ऑफर वैलिड है। इसके लिए REPB26 कोड यूज करना है आपको। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में आपको ग्रेट डिस्काउंट देखने के लिए मिल रहा है, सरप्राइज डिस्काउंट देखने के लिए मिल रहा है, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज़ करना है GAOTSY। अगर ये कूपन कोड आप यूज़ करते हैं GAOTSY, तो आप सरप्राइज डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। लिमिटेड टाइम ऑफर है एंड फर्स्ट 50 एनरोलमेंट के लिए ये वैलिड है, राइट। तो जल्दी करिए एंड जल्दी आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग SSC JEE पेपर 1 के लिए एक ई बुक लॉन्च हो चुकी है गेट एकेडमी की टीम के द्वारा, और जो कि आप प्ले स्टोर में जाके उसके फ्री सैंपल्स देख सकते हैं। इस बुक की खास बात यह है कि इंडिया फर्स्ट सब्जेक्ट वाइज एंड ईयर वाइज ये ई बुक है, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स टॉपिक वाइज की सब्जेक्ट के पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे कि इलेक्ट्रिकल मशीन में पहले ट्रांसफार्मर के सेक्शन को, पहले आइडियल ट्रांसफार्मर देन प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, इस तरीके से। तो वो टॉपिक वाइज या फिर हम लोग कह सकते हैं सब्जेक्ट वाइज कि पहले ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन पर्टिकुलर ईयर में कौन कौन से आए हुए हैं, एंड देन नेक्स्ट ईयर में कौन से आए हुए हैं, उसके नेक्स्ट ईयर में कौन से आए हुए हैं, इस तरीके से। एंड ईयर वाइज भी कॉम्बिनेशन आपको देखने के लिए मिलेगा कि पर्टिकुलर ईयर में, कि 2018 के पेपर में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पर्टिकुलर पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं सारे सब्जेक्ट्स के। तो कुछ स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट होता है सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस में, कुछ को इंटरेस्ट होता है पूरे ईयर वाइज एनालिसिस में, तो वो अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। ये दोनों फीचर्स एक ही बुक में अवेलेबल है, जो कि SSC JEE पेपर 1 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के नाम से है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। आप चाहें तो उस लिंक पे क्लिक करके इस बुक ई बुक तक पहुंच सकते हैं। अदरवाइज आप प्ले स्टोर में जाके SSC JEE पेपर 1 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ई बुक अगर आप टाइप करेंगे, तो आप ये ई बुक तक पहुंच जाएंगे, जहां से वहां पे आप फ्री सैंपल्स भी डाउनलोड करके देख सकते हैं कि किस वे में ये बुक ऑर्गेनाइज की गई है एंड टेबल ऑफ कंटेंट क्या क्या है, इजंट इट। तो अब आपको बेटर आइडिया मिलेगा। नेक्स्ट। RRB JEE 2024 में 7,900 प्लस पोस्ट हैं, और गेट एकेडमी का कोर्स CBT 2 499 में अवेलेबल है। आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि CBT 1 का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जा चुका है।
तो CBT 1 का जो कोर्स है गेट एकेडमी का 499 में आप अवेल कर सकते हैं। अदरवाइज आप फ्यूचर अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए RRB JEE के प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो CBT 1 प्लस CBT 2 दोनों में इंटरेस्ट रखते हैं तो 777 में आप एनरोल कर सकते हैं। गेट 26 का कोर्स 2222 में, 27 का कोर्स 3333 में एंड 28 का कोर्स 5555 में अवेलेबल है। गेट एकेडमी के कुछ और भी कोर्सेज हैं जैसे RRB JEE, SSC JEE 777 में अवेलेबल है। कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम 777 में, ऑल स्टेट AE JEE एग्जामिनेशन 777 में, स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन 555 कॉम्बो 1111 में, UPSC का जो एग्जामिनेशन होता है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन जिसका नॉन टेक्निकल पार्ट में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ICT, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, एनवायरमेंटल साइंस इस तरीके के सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपको 777 में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। एंड गेट सब्जेक्ट वाइज एंड कॉम्बो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। आप चाहें तो इनमें इंडिविजुअल बेसिस पे या फिर अपने बेस्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से एनरोल कर सकते हैं जिसमें नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल मशीन पावर, इलेक्ट्रॉनिक पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, मेजरमेंट, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एंड माइक्रो प्रोसेसर, EMT इस तरीके के सब्जेक्ट्स हैं। तो आप इंडिविजुअल बेसिस पे या फिर बेस्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से एनरोल कर सकते हैं कोर्सेज में। गेट एक्सटेंशन 26 जो कि 1500 में अवेलेबल है कि आप एक्सटेंड करना चाह रहे हैं अपने कोर्सेज को। 25 में एनरोल किया हुआ था, 26 के लिए एक्सटेंशन चाह रहे हैं, 1500 रुपीज़ पे करके आप एक्सटेंड कर सकते हैं। एंड UPPSC AE प्रीलिम्स प्लस मेंस 1111 में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है जिसमें प्रीलिम्स में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर किसी भी ब्रांच में सारे कॉमन टू ऑल ब्रांचेस, प्रीलिम्स में 22 सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं जैसे कि ICT, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ग्रीन एनर्जी, एनवायरमेंटल साइंस एंड बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। इस तरीके के जितने भी 22 सब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे 1111 में इंक्लूडेड होंगे। तो आपको अदर रिसोर्सेज को विजिट करने की ज़रूरत नहीं होगी। वन एंड ओनली वन कंप्लीट सॉल्यूशन गेट एकेडमी प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फॉर गेट 25 की 333 में अवेलेबल है जिसमें टॉपिक वाइज 28, सब्जेक्ट वाइज बेसिक लेवल के 12, सब्जेक्ट वाइज एडवांस लेवल के 12 टेस्ट, मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट 14, फुल एंड मॉक टेस्ट फॉर गेट एग्जामिनेशन 10, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 76 है। तो इन 76 टेस्ट में अगर बेस्ट प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको अपने सिली मिस्टेक्स का आइडिया मिलेगा कि कैलकुलेशन में कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, कहाँ पे न्यूमेरिकल्स और सॉल्व करने की ज़रूरत है आपको, कहाँ पे कॉन्सेप्चुअल लर्निंग की ज़रूरत है, पर्टिकुलर पेपर में रैंकर्स कितना स्कोर कर रहे हैं, आपका रैंक कितना है उसमें, एंड पेपर को सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि पहले 2 मार्क के कर लें या फिर 1 मार्क के करें, पहले एप्टीट्यूड वाला सेक्शन सॉल्व करें या मैथमेटिक्स वाला सेक्शन सॉल्व करें या फिर आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स वाला सेक्शन पहले सॉल्व कर लें, क्या अप्रोच होना चाहिए पेपर को सॉल्व करने का, ये सारी चीज़ों का आइडिया मिलेगा और स्ट्रैटेजी डेवलप होगी। इस तरीके से आप इन चीज़ों को रेक्टिफाई करते हुए बेस्ट पॉसिबल रैंक तक पहुंच सकते हैं, राइट, जो कि गेट एकेडमी की टेस्ट सीरीज आपको हेल्प करेगी। इसका प्राइस जस्ट 333 में आप इनमें एनरोल कर सकते हैं। और इन 76 टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन है स्टैंडर्ड क्वेश्चन है एज पर द गेट सिलेबस और गेट के पैटर्न के अकॉर्डिंग कि गेट में कभी भी क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट रिपीट नहीं होते हैं, राइट, न्यू क्वेश्चंस ऑलवेज यूनिक क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। कुछ उसी अप्रोच में ये गेट एकेडमी की टेस्ट सीरीज डिज़ाइन की गई है जो कि आपकी टेक्निकल एबिलिटी को और भी ज़्यादा एनहांस करेगी। जनरल एप्टीट्यूड का गेट के प्रिपरेशन में एक अच्छा खासा रोल रहता है। तो जनरल एप्टीट्यूड की एक ई बुक गेट एकेडमी की टीम लॉन्च की हुई है, आप जाके प्ले स्टोर में चेकआउट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा जनरल एप्टीट्यूड 13 से 15 मार्क्स का स्कोरिंग होता है इसका, जो कि किसी भी टेक्निकल सब्जेक्ट से ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है जनरल एप्टीट्यूड, राइट, और इजी भी होता है टेक्निकल सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में।
जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एप्टीट्यूड, टोटल नंबर ऑफ पेजेस 521 है। एंड इसकी प्राइस 222 प्लस जीएसटी, अवेलेबल ऑन गूगल ई बुक्स है। जस्ट 222 में ये बुक अवेलेबल है। आप चाहें तो प्ले स्टोर में जाके, यहाँ पे क्यूआर कोड मेंशन है, इस क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन करते हैं तो एप्टीट्यूड के ई बुक तक आप पहुंच जाएंगे। अदरवाइज आप प्ले स्टोर में जाके डायरेक्टली लिखेंगे गेट जनरल एप्टीट्यूड ई बुक, तो आप इस ई बुक तक पहुंच जाएंगे और वहां से जाके फ्री सैंपल्स डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें टेबल ऑफ कंटेंट, ये सारी चीज़ें आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा कि टेबल ऑफ कंटेंट क्या है, किस वे में ये बुक ऑर्गेनाइज की हुई है, इजंट इट नाउ। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था डीसी मशीन्स के क्लासिफिकेशन, डीसी जनरेटर के क्लासिफिकेशंस के बारे में, उसी टॉपिक को एक्सटेंड करते हैं एंड वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस के बारे में आइडिया क्रिएट करते हैं। कंपाउंडिंग तक डिस्कस किया था हम लोगों ने और आज वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। voltage buildup process. So let us discuss. In separately excited generator, separate DC source is there to excite the field and to produce flux from the field poles placed on stator. सेपरेटली एक्साइटेड मशीन में वोल्टेज बिल्डअप का कोई टेंशन नहीं होता है, क्योंकि सेपरेटली एक्साइटेड में एज वी ऑलरेडी डिस्कस कि लेट मी ड्रॉ the separately excited machine, then you will get the clarity. सेपरेटली एक्साइटेड मशीन में इस तरीके से सेपरेट एक्साइटेशन प्रोवाइड करते हैं हम लोग, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स अवेलेबल हैं एंड डीसी एक्साइटेशन ये सेपरेट में दिया होता है, मतलब अलग से, राइट। तो जिसके कारण यहाँ पे आई एफ फील्ड करंट फ्लो करता है एंड करंट जब यहाँ पे फ्लो करेगा तो नंबर ऑफ टर्न्स अवेलेबल हैं तो फील्ड फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, राइट, फील्ड फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। और यहाँ पे क्या अवेलेबल है, यहाँ पे आपकी आर्मेचर अवेलेबल है कुछ इस तरीके से, जो कि ब्रशेस अटैच्ड हैं एंड यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस अवेलेबल है, आर्मेचर रेजिस्टेंस, एंड कुछ इस फैशन में आपको सेपरेटली एक्साइटेड मशीन देखने के लिए मिलती है। और ये आर्मेचर का जो शाफ्ट है इसको बाय अदर मींस थ्रू द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर आप रोटेट कराते हैं, जिससे ये n आरपीएम पे रोटेट करता है। तो ध्यान देते हैं कि सेपरेट डीसी एक्साइटेशन दिया, करंट आपकी सेपरेट वाली वाइंडिंग पे फ्लो करेगी, क्योंकि फ्लक्स क्रिएट करेगी। ऑब्वियस सी बात है, जब भी करंट n नंबर ऑफ टर्न्स में फ्लो करेगा फ्लक्स क्रिएट करेगा। तो इस ये क्या है, अपने फील्ड पोल्स है ना, जो कि स्टेटर में होते हैं। लेट मी राइट, ये अपने फील्ड पोल्स हैं जो कि स्टेटर में होते हैं, कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं। ये सपोज करिए एन पोल बन गया, जिससे फ्लक्स लाइंस बाहर निकल रही हैं, इस तरीके से फील्ड फ्लक्स लाइंस जाएंगी और आर्मेचर से लिंक करेंगी।
आर्मेचर कंडक्टर के साथ इंटरेक्ट करेंगी। तो एन पोल से फ्लक्स लाइंस निकल रही हैं, यहाँ पे आर्मेचर कंडक्टर रखा हुआ है जो कि रोटेट कर रहा है बाय द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर। तो आर्मेचर कंडक्टर्स जो है वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पे ईजी का डेवलपमेंट होगा। इंड्यूस वोल्टेजेस ईजी, जनरेटर वोल्टेजेस और इंड्यूस वोल्टेजेस ईजी। अब ये ईजी करंट सर्कुलेट कराएगा, जैसे ही अगर लोड वगैरह के साथ कनेक्ट करते हैं, लेट अस कनेक्ट द लोड, तो सर्क्यूटरी कंप्लीट हो गई तो करंट सर्कुलेट होगा। जब तक सर्क्यूटरी क्लोज नहीं है, लोड नहीं कनेक्टेड है, आर्मेचर करंट नहीं फ्लो करेगा। जैसे ही लोड कनेक्ट किया, आर्मेचर करंट फ्लो करेगा, जो कि यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप और ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप क्रिएट करेगा। लेट मी मेंशन दी ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप पोलैरिटी, एंड देन यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज VT देखने के लिए मिलेगा। यही प्रोसेस है और यही आर्मेचर करंट कहाँ पे जा रहा है, लोड पे जा रहा है, जहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं IL इज इक्वल टू IA, कि आर्मेचर करंट ही लोड करंट है एंड दिस इज लोड रजिस्टर RL। क्योंकि लोड भी कैसा होगा, DC लोड रहेगा, इजंट इट? तो क्योंकि DC मशीन है, तो कुछ इस तरीके से होता है सेपरेटली एक्साइटेड मशीन में। इन सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, separate DC source is there to excite the field and to produce flux from the field poles placed on stator। कि ये N और S पोल्स कहाँ पे प्लेस होते हैं, स्टेटर में प्लेस होते हैं, जहाँ पे सेपरेट DC एक्साइटेशन देते हैं इन ऑर्डर टू क्रिएट द फ्लक्स लाइन। those flux lines linking with starts linking with armature conductors in order to develop the voltage or induce the voltage on the armature conductors. But in self-excited generator, there is no such sources to excite the field winding. सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में इस तरीके का कोई भी सोर्सेस अवेलेबल नहीं होता है, सेपरेट सोर्सेस to excite the field winding. Therefore, in order to build up voltage in self-excited generator, the pole should contain the residual flux. हम लोगों ने बात किया हुआ था pole should contain the residual flux. Residual flux के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब एक सेपरेटली शंट एक्साइटेड मशीन हम लोग बनाते हैं पहले, जिसमें अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे। लेट अस ड्रॉ द शंट एक्साइटेड मशीन। तो यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरीके से आर्मेचर ड्रॉ किए सबसे पहले। इट्स नॉट विजिबल यार। लेट अस ड्रॉ द आर्मेचर फर्स्ट। कुछ इस तरीके से आर्मेचर है, एंड यहाँ पे आर्मेचर रेजिस्टेंस RA, दीज आर ब्रशेस, जहाँ पे ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप होगा जब आर्मेचर करंट फ्लो करेगा तो, एंड ये कुछ इस तरीके से यहाँ से लोड कनेक्ट करेंगे, एंड यहाँ पे प्राइम मूवर कनेक्टेड है जो कि इसको रोटेट करा रहा है। प्राइम मूवर ये एक्सटर्नल पार्ट है, राइट ना, मशीन का पार्ट नहीं है। एंड जो फील्ड वाइंडिंग है वो कुछ इस तरीके से है। शंट वाली वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं, ये सारी अंडरस्टैंडिंग आपको मालूम हो चुकी है। और ये होगा RSH, और यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा इसको हम लोग कह सकते हैं ISH भी कह सकते हैं और IF भी कह सकते हैं, फील्ड करंट। और यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है ये IA फ्लो करेगा, और यहाँ पे जो वोल्टेज डेवलप होगा वो EG होगा, एंड प्लस माइनस ड्रॉप यहाँ पे होगा, और प्लस माइनस टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा VT, एंड यहाँ पे लोड कनेक्ट करेंगे हम लोग। RL, इजंट इट? और जहाँ पे लोड करंट फ्लो करेगा IL विच इज इक्वल नॉट इक्वल टू IA,
बिकॉज आई ए इज इक्वल टू आई एल प्लस आई एस एच, आई एल प्लस आई एस एच, राइट। सो इन दिस वे। और ये फील्ड वाइंडिंग कहाँ पे है? आपके स्टेटर में प्लेस्ड है, और आर्मेचर वाइंडिंग रोटर में प्लेस्ड है। ये फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर स्टेटर में प्लेस्ड है, किसके कहाँ पे? पोल्स के ऊपर में, ऑन टॉप ऑफ द पोल कोर। एक सेकंड रुकिएगा। एक सेकंड, थोड़ा टेक्निकल डिफिकल्टी है, वेट करिएगा थोड़ा।
राइट। हेलो। ओके, तो वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस हम लोग बात कर रहे थे। एंड सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस देखें तो, बट इन सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर देयर इज नो सच सोर्सेज to excite the field winding. Therefore, in order to build up voltage in self excited generator, पोल शुड कंटेन द रेसिडुअल फ्लक्स। तो रेसिडुअल फ्लक्स से कहानी चालू होती है हमारी, और कुछ एसेंशियल कंडीशंस हैं जिनको फुलफिल कराना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बिल्ड अप द वोल्टेज। तो लेट अस ड्रॉ द सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर फर्स्ट। तो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर कुछ इस तरीके से। राइट। तो वोल्टेज बिल्डअप इन शंट जनरेटर, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस इन शंट जनरेटर। तो शंट जनरेटर में इस तरीके से ई आर रेसिडुअल फ्लक्स अवेलेबल है, पाई आर, राइट, कि ये फील्ड वाइंडिंग है एफ, और एफ एफ नेमिंग है इसका। एंड यहाँ से कुछ फ्लक्स आ रही हैं, इस फ्लक्स को रेसिडुअल फ्लक्स हम लोग कह रहे हैं, रेसिडुअल फ्लक्स कह रहे हैं इस फ्लक्स को। एंड देन यहाँ से रेसिडुअल, लेट मी राइट कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये फील्ड फ्लैशिंग हुई है इसमें, और जिसके कारण रेसिडुअल फ्लक्स देखने के लिए मिल रहा है। और एन आरपीएम के साथ इस शाफ्ट को अगर हम लोग रोटेट कराते हैं तो आर्मेचर कंडक्टर्स रन करेंगे, जिसके कारण थोड़ा सा फ्लक्स अवेलेबल है, और ये आर्मेचर कंडक्टर्स वहाँ पे रोटेट कर रहे हैं। तो ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन्स एक्सपीरियंस करेंगे, जिसके कारण यहाँ पे वोल्टेज डेवलप होगा, और उस वोल्टेज के कारण करंट प्रोड्यूस होगा। कौन सा करंट? रेसिडुअल करंट फ्लो करेगा यहाँ पे, राइट। रेसिडुअल वोल्टेज डेवलप हुआ तो उसके कारण थोड़ा सा करंट फ्लो करेगा, रेसिडुअल करंट। और ये अभी ओपन सर्किटेड है, तो सारा का सारा रेसिडुअल करंट आपकी फील्ड में जाएगा, लोड साइड में नहीं जा रहा है।
जिसके कारण ये फ्लक्स और क्रिएट होंगे, क्योंकि थोड़ा सा करंट आया, मोर नंबर ऑफ टर्न्स हैं, फ्लक्स का मैग्नीट्यूड बढ़ा, फाई इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन मल्टीप्लाइड विथ आई। तो ज़्यादा फ्लक्स हुए, ज़्यादा वोल्टेज, ज़्यादा करंट, ज़्यादा करंट, ज़्यादा फ्लक्स, ज़्यादा वोल्टेज, ज़्यादा करंट, ज़्यादा करंट, ज़्यादा फ्लक्स, ज़्यादा वोल्टेज। तो इस तरीके से वोल्टेज ग्रेजुअली इंक्रीज होकर अपने रेटेड वोल्टेज तक पहुंच जाएगा, राइट। यही प्रोसेस होता है। कंसीडर अ शंट जनरेटर मेड टू रन एट रेटेड स्पीड, रेटेड स्पीड्स के साथ इसको रन करेंगे, विथ रेसिडुअल फ्लक्स ऑन इट्स पोल्स, राइट। तो रेसिडुअल फ्लक्स अवेलेबल है। स्मॉल वोल्टेज इज इंड्यूस्ड इन आर्मेचर, 6 to 8 वोल्ट यहाँ पे डेवलप होता है, और ये 6 to 8 वोल्ट के कारण ईजी की वैल्यू 6 to 8 वोल्ट है। ईजी इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाइड विथ फाई आर होती है, राइट। रेसिडुअल फ्लक्स ही है अभी, एन फाई होती है ना, ईजी इज इक्वल टू फाई जेड एन पी अपॉन 60 है। तो सारे के सारे कांस्टेंट है, तो फाई एन फाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो स्पीड रेटेड स्पीड है एंड थोड़ा सा फ्लक्स अवेलेबल है, तो 6 to 8 वोल्ट वोल्टेज बिल्डअप हुआ, रेसिडुअल वोल्टेज। इफ जनरेटर इज ऑन नो लोड, all the initial current will flow into the field winding to produce initial MMF with field winding turns, right। initial MMF create होगा with the field winding turns। the field winding should be properly connected to armature। फील्ड वाइंडिंग क्या है, एफ और एफ 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 और एफ एफ आर्मेचर के साथ पैरेलली दोनों पॉइंट से कनेक्ट होने चाहिए। आर्मेचर वाइंडिंग अगर ए है, इसकी नेमिंग कैपिटल ए है, तो कैपिटल एफ एफ से ये प्रॉपरली कनेक्ट होनी चाहिए। ए वाला टर्मिनल एफ से एंड ए वाला एफ एफ से ऐसा कनेक्ट होना चाहिए प्रॉपरली, पैरेलली। The field winding should be properly connected to armature in order to make initial MMF from the residual flux। Otherwise ये सपोज करिए F वाला टर्मिनल A से कनेक्टेड नहीं है, तो करंट फ्लो करेगा क्या, रेसिडुअल करंट फील्ड वाइंडिंग में फ्लो करेगा क्या, नहीं। ये ओपन सर्किटेड है, तो रेसिडुअल करंट ही नहीं आएगा, तो वोल्टेज बिल्डअप ही नहीं होगा। तो वोल्टेज बिल्डअप करने के लिए सेकंड एसेंशियल कंडीशन क्या है, फर्स्ट है रेसिडुअल फ्लक्स होना चाहिए, सेकंड है कि आर्मेचर सर्क्यूटरी के साथ आपकी फील्ड सर्क्यूटरी प्रॉपरली कनेक्टेड होनी चाहिए in order to make initial MMF possible। The field winding should be properly connected with the armature in order to make initial MMF from the residual flux। ये दो पॉइंट्स हो गए। तीसरा पॉइंट जो कहता है कि if it is a cumulative process as the current increases, रेसिडुअल करंट फ्लो किया, करंट इंक्रीज हुआ फील्ड वाइंडिंग में, करंट फ्लो किया, द फ्लक्स आउट of the poles induced and the induced voltage also increases, right। induced voltage also gradually increase होगा आफ्टर सैचुरेशन। ये कंप्लीट प्रोसेस होता जाएगा, करंट जाता जाएगा, फ्लक्स इंक्रीज होता जाएगा, वोल्टेज बिल्डअप होता जाएगा। लेकिन करंट के जाने से, क्योंकि जो फील्ड वाइंडिंग है वो आयरन के ऊपर में, आयरन कोर, पोल कोर के ऊपर में की हुई है फील्ड वाइंडिंग, तो आयरन की जो प्रॉपर्टी होती है बीएच कर्व में, वो नॉन लीनियर प्रॉपर्टी होती है, वो लीनियर कैरेक्टरिस्टिक फॉलो नहीं करता है कि करंट के इंक्रीज होने से फ्लक्स सेम रेशियो में इंक्रीज होता रहे, राइट। तो एक सिचुएशन ऐसा आएगा आफ्टर नी पॉइंट कि करंट भले ही इंक्रीज हो रहा है, लेकिन फ्लक्स लाइंस उस मैग्नीट्यूड से, उस रेशियो से इंक्रीज नहीं होंगे, बिकॉज आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई हियर, नॉट एप्लीकेबल बिकॉज ऑफ द आयरन नॉन लीनियर प्रॉपर्टी। If it is a cumulative process, as the current increases, the flux out of the poles induced and the induced voltage also increases। लेकिन after saturation of the poles की नी पॉइंट के बाद saturation आ जाएगा, even though the current increases, कि current increase करते चले जा रहे हैं, but flux does not increase consequently
फ्लक्स डज नॉट इंक्रीजेस, कॉन्सिक्वेंटली वोल्टेज बिकम्स कांस्टेंट, कि वोल्टेज रेटेड वोल्टेज पे पहुंच चुका है। कि ये प्रोसेस कैसा होगा, फील्ड करंट इंक्रीज होता चला जा रहा है तो फील्ड फ्लक्स लाइंस इंक्रीज होती चली जाएंगी, राइट। लेकिन ये किस प्रोसेस तक होंगी, देखिए ये कुछ मैग्नीट्यूड से चालू हो रहे हैं, क्योंकि कुछ मैग्नीट्यूड ऑफ रेसिडुअल फ्लक्स ऑलरेडी अवेलेबल है मटेरियल में। रेसिडुअल फ्लक्स से फ्लक्स इंक्रीज होना चालू हुआ, इंक्रीज, ये फ्लक्स क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि रेसिडुअल फ्लक्स के कारण रेसिडुअल वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है, रेसिडुअल करंट आ रहा है जो कि लोड नहीं कनेक्ट किया हुआ, उधर ओपन सर्क्यूटरी है तो सारा का सारा करंट फील्ड में जाएगा, और फील्ड सर्क्यूटरी में रेसिडुअल करंट के फ्लो होने के कारण करंट और इंक्रीज हुआ, तो फ्लक्स और इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। इस तरीके से ये ग्रेजुअल प्रोसेस चलता जाएगा, क्यूमुलेटिव प्रोसेस चलता जाएगा और फ्लक्स इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन इनिशियली आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई है, लेकिन आफ्टर दी नी पॉइंट ये सैचुरेट हो जाएगा, फ्लक्स फर्दर इंक्रीज नहीं करेगा, करंट का मैग्नीट्यूड फर्दर इंक्रीज होता जा रहा है लेकिन फ्लक्स नहीं इंक्रीज करेगा, जिसके कारण जो Eg था वो कांस्टेंट रेटेड वैल्यू पे पहुंच जाएगा, राइट। उससे ज्यादा नहीं इंक्रीज हो सकता वोल्टेज। फाई आर देखिए ई आर प्रोड्यूस किया, ई आर आई आर प्रोड्यूस किया रेसिडुअल करंट। अब ये रेसिडुअल करंट आई आर मल्टीप्लाइड विथ एन एस एच शंट वाइंडिंग में फ्लो करेगा, जो कि एमएफ क्रिएट करेगा, उस एमएफ के कारण फाई आर प्लस फाई वन क्रिएट हुआ। रेसिडुअल फ्लक्स था, थोड़ी सी और करंट फ्लो की तो कुछ एमएफ क्रिएट की, जिसके कारण थोड़ा और फ्लक्स है, राइट। तो ई आर में एक और वोल्टेज ऐड हो गया ई वन, यहाँ पे थोड़ा सा और वोल्टेज इंक्रीज हुआ, थोड़ा सा और करंट, पहले क्या फ्लो कर रहा था आई आर, लेकिन अब क्या फ्लो कर रहा है, आई आर प्लस आई वन फ्लो कर रहा है, राइट। आई आर प्लस आई वन अगेन आपकी फील्ड सर्क्यूटरी में जाएगा तो अगेन कुछ ज्यादा एमएफ क्रिएट करेगा, जो इसका वैल्यू होगी आई आर प्लस आई वन प्लस एन एस एच, राइट। अब इसके कारण जो फ्लक्स क्रिएट होगा फाई आर प्लस फाई वन प्लस फाई टू क्रिएट होगा, देन ई आर प्लस ई वन प्लस ई टू, कुछ ज्यादा वोल्टेज क्रिएट होगा, ज्यादा करंट, ज्यादा करंट, ज्यादा फ्लक्स, तो ये क्यूमुलेटिव प्रोसेस चलता जाएगा, जिसके कारण वोल्टेज बिल्डअप होगा अप टू द रेटेड वैल्यू, राइट। द ऑपरेटिंग स्पीड, तो ये सेकंड एसेंशियल पॉइंट था। थर्ड एसेंशियल पॉइंट है द ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ द जनरेटर बाय द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल स्पीड, शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल स्पीड। अब ये क्रिटिकल स्पीड क्या है, यहाँ पे रेसिडुअल फ्लक्स है और ये क्या है आपका आर्मेचर सर्क्यूटरी है, जिसको प्राइम मूवर के हेल्प से हम लोग रोटेट करा रहे हैं, राइट, बाई सम एक्सटर्नल मीन्स हम लोग इसको रोटेट करा रहे हैं। अब इसको हम लोग यहाँ पे फ्लक्स मेंटेन्ड है, अब आर्मेचर को बहुत स्लो स्पीड से, कि थ्रू दी हेल्प ऑफ प्राइम मूवर बहुत स्लो स्पीड से रन कराएं, तो आर्मेचर कैसा रन करेगा, ऐसा ऐसा ऐसा। क्रिटिकल स्पीड से अगर इसकी स्पीड कम हुई तो वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस होगा क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि ईजी का जो मैग्नीट्यूड होता है, जनरेटेड इंड्यूस वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन फाई, कि रेसिडुअल फ्लक्स, फ्लक्स भी स्मॉल है, स्पीड भी क्रिटिकल स्पीड से अगर कम हुआ तो ईजी नहीं क्रिएट होगा, नहीं क्रिएट होगा, क्योंकि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस एक्सपीरियंस हो पाएगा क्या, जब बहुत स्लो स्पीड है इसकी, बहुत स्लो स्पीड है और थोड़ा सा फ्लक्स है, तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी क्या, आर्मेचर कंडक्टर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस एक्सपीरियंस करेंगे क्या, नहीं। तो क्रिटिकल स्पीड से ज्यादा स्पीड होनी चाहिए, एटलीस्ट इतने स्पीड से रन करे जिसके कारण चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस ये कंडक्टर्स एक्सपीरियंस कर पाए, जिसके कारण वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस हो। तो ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ द जनरेटर बाय द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल स्पीड, क्रिटिकल स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए, अदरवाइज आपका वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो ये क्या हो रहा है, देखिए रेसिडुअल फ्लक्स था जो कि रेसिडुअल वोल्टेज इंड्यूस किया, तो ये ऑलरेडी कुछ मैग्नीट्यूड देखने के लिए मिल रहा है, और ये फील्ड करंट है, ये ईजी का मैग्नीट्यूड है, तो ऑलरेडी कुछ वोल्टेज देखने के लिए मिल रहा है बिकॉज ऑफ रेसिडुअल फ्लक्स, इजंट इट। और कुछ स्पीड है, क्रिटिकल स्पीड से ज़्यादा है स्पीड, तो ये वोल्टेज बिल्डअप हुआ, बिल्डअप हुआ, बिल्डअप हुआ, कि थोड़ा सा और ज़्यादा करंट फील्ड में फ्लो किया, थोड़ा और ज़्यादा वोल्टेज, थोड़ा और ज़्यादा करंट फील्ड में, एंड थोड़ा और ज़्यादा वोल्टेज, थोड़ा और ज़्यादा करंट हुआ, थोड़ा और ज़्यादा वोल्टेज, राइट। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली फ्लो बनता रहेगा, जो कि वोल्टेज जो है
अप टू दी सैचुरेशन इंक्रीज होगा, आफ्टर सैचुरेशन कि अब फील्ड करंट भले ही इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स लाइंस नहीं इंक्रीज होंगी जिसके कारण वोल्टेज नहीं इंक्रीज होगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं ओसीसी, ओपन सर्क्यूट कैरेक्टरिस्टिक वोल्टेज बिल्डअप कर्व, राइट। ओपन सर्क्यूट कैरेक्टरिस्टिक क्यों कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हम लोगों ने शंट मशीन ड्रॉ किया हुआ था, ये ओपन सर्क्यूटेड है, नो लोड कनेक्टेड है, राइट। तो लोड में कोई भी करंट नहीं जा रहा है, तो टर्मिनल वोल्टेज की जो वैल्यू मिलेगी वो इंटरनल इंड्यूस वोल्टेजेस के ही बराबर मिलेगी, इजंट इट। कि यहाँ पे जो वोल्टेज बिल्डअप हो रहा है उसमें से आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप माइनस कर दें तो यही तो होगा टर्मिनल वोल्टेज, वही तो होगा टर्मिनल वोल्टेज। तो एग्जैक्टली कौन सा वोल्टेज मिल रहा है, यही वोल्टेज मिल रहा है जो आर्मेचर में इंड्यूस हो रहा है, आर्मेचर रेजिस्टेंस डिडक्ट करने के बाद वही वोल्टेज मिलेगा टर्मिनल्स पे। तो इंटरनल वोल्टेज ईजी विथ रिस्पेक्ट टू आई एफ हम लोग जो कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं तो उसको इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी जनरेटर या फिर ओपन सर्क्यूट कैरेक्टरिस्टिक या फिर वोल्टेज बिल्डअप कर्व के नाम से जानते हैं, आई एफ विथ रेस्पेक्ट टू ईजी, आई एफ विथ रेस्पेक्ट टू ईजी, राइट। नेक्स्ट फोर्थ जो एसेंशियल पॉइंट है, the resistance of the field winding should be less than the critical resistance value so that significant residual current from armature can flow through the winding। अब बात करते हैं कि सारा कुछ हो रहा है कि प्राइम मूवर को क्रिटिकल स्पीड से ज़्यादा स्पीड पे रन करा रहा है, कि बहुत स्लो स्पीड नहीं है, ठीक ठाक स्पीड है, क्रिटिकल स्पीड से ज़्यादा स्पीड पे रन कर रहे हैं, रेसिडुअल फ्लक्स है, मतलब कि अब यहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस हो गया जो कि रेसिडुअल करंट सर्कुलेट करेगा। उधर ओपन सर्क्यूटेड है तो रेसिडुअल करंट इधर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन आप रेजिस्टेंस जो फील्ड सर्क्यूटरी है, फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा हाई होने के कारण क्रिटिकल रेजिस्टेंस से ज्यादा वैल्यू है, तो ये करंट जो फ्लो कर रहा है करंट की वैल्यू बहुत स्मॉल है, और ये रेजिस्टेंस हाई होने के कारण करंट फ्लो कर पाएगा क्या, यहाँ पे नहीं फ्लो कर पाएगा। तो करंट को अपोजिशन ज्यादा अगर मिल रहा है तो करंट नहीं फ्लो करेगा, इन द सेंस कि जब करंट ही नहीं जाएगा तो फर्दर फ्लक्स क्रिएट हो पाएगा क्या, केवल फाई आर ही रहेगा जिसके कारण ईजी ही रहेगा यहाँ पे, राइट। तो बहुत ज्यादा करंट करंट नहीं फ्लो कर पा रहा है बिकॉज ऑफ हायर फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस, तो उस केस में भी वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस नहीं होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि जो फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, फील्ड वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है आरएसएच की वैल्यू वो क्रिटिकल रेजिस्टेंस से कम होनी चाहिए, तभी जो है रेसिडुअल करंट उसमें फ्लो करेगा एंड मोर एमएफ क्रिएट करेगा, मोर फ्लक्स, मोर वोल्टेज, और ये प्रोसेस हो पाएगा, राइट। अदरवाइज क्रिटिकल रेजिस्टेंस से ज्यादा रेजिस्टेंस है तो उस केस में नहीं, तो क्रिटिकल रेजिस्टेंस से फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम होना चाहिए इन ऑर्डर टू बिल्ड अप दी वोल्टेज। तो ये भी पॉइंट हम लोगों को समझ में आया। फोर्थ पॉइंट, द रेजिस्टेंस ऑफ द फील्ड वाइंडिंग शुड बी लेस देन द क्रिटिकल रेजिस्टेंस वैल्यू। स्पीड क्या होनी चाहिए, क्रिटिकल स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए, तब जाके वोल्टेज बिल्डअप होगा, अदरवाइज वोल्टेज बिल्डअप नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि जो फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है वो क्रिटिकल रेजिस्टेंस से कम वैल्यू होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा वैल्यू रहेगी क्रिटिकल रेजिस्टेंस है तो वोल्टेज बिल्डअप नहीं होगा क्योंकि करंट नहीं सर्कुलेट करेगा, फर्दर एमएफ क्रिएट नहीं होगा। द रेजिस्टेंस ऑफ द फील्ड वाइंडिंग शुड बी लेस देन द क्रिटिकल रेजिस्टेंस वैल्यू सो दैट residual current from armature can flow through the field winding, residual current from armature can flow through the field winding। ये फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट कहता है the best condition for shunt generator to build up voltage successfully is it should be on no load, it should be on no load। तो ये बेस्ट कंडीशन कहलाता है कि अगर लोड कनेक्ट करके रखे हुए हैं तो जो भी करंट रेसिडुअल वोल्टेज के कारण डेवलप होगा, जो भी करंट रेसिडुअल करंट, वो उसका पोर्शन वेरी स्मॉल पोर्शन आपके फील्ड में जाएगा एंड वेरी लार्ज पोर्शन आपका लोड में चला जाएगा, राइट। तो बहुत कम करंट जाएगा तब भी फर्दर एमएफ क्रिएट नहीं हो पाएगा, इसीलिए बेस्ट आइडियल कंडीशन
वोल्टेज बिल्डअप करने का शंट जनरेटर में है कि नो लोड के कंडीशन में रखिए, जिससे जितना भी रेसिडुअल करंट डेवलप हो रहा है वो सारा का सारा फील्ड में जाए एंड फर्दर एमएफ क्रिएट करे, फर्दर वोल्टेज क्रिएट करे, फर्दर रेसिडुअल करंट इंक्रीज हो, फर्दर एमएफ इंक्रीज हो सके, फर्दर फ्लक्स क्रिएट हो, फर्दर आपका वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस हो पाए, राइट, क्यूमुलेटिव प्रोसेस। तो बेस्ट कंडीशन फॉर शंट जनरेटर टू बिल्ड अप वोल्टेज सक्सेसफुली इज इट शुड बी ऑन नो लोड, इट शुड बी ऑन नो लोड। सिक्स्थ कंडीशन ये कह रहा है, इन स्पाइट ऑफ ऑल दी अबव कंडीशंस, इन स्पाइट ऑफ ऑल दी अबव कंडीशन सेटिस्फाइड, कि सारे के सारे कंडीशन, पांचों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, इफ द वोल्टेज डजंट बिल्ड अप, कि वोल्टेज अभी भी बिल्ड नहीं हो रहा है, पांचों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। कौन कौन से पांचों कंडीशन? कि ऑलरेडी रेसिडुअल फ्लक्स अवेलेबल है, राइट। सेकंड कंडीशन कह रहा था कि फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर सर्क्यूटरी से प्रॉपर कनेक्टेड होनी चाहिए, दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन है कि आपका जो तीसरा कंडीशन था कि आपका स्पीड जो होती है वो क्रिटिकल स्पीड से ज़्यादा है, राइट। तो ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ द जनरेटर बाय द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल स्पीड। चौथा कंडीशन था कि जो फील्ड सर्क्यूटरी का रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से कम होनी चाहिए, क्रिटिकल रेजिस्टेंस से कम होनी चाहिए इन ऑर्डर टू बिल्ड अप द वोल्टेज। पांचवा कंडीशन था, बेस्ट कंडीशन है शंट जनरेटर के वोल्टेज बिल्डअप करने के लिए कि वो नो लोड में। ये पांचों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। In spite these all five conditions are satisfied, if voltage doesn't build up, it may be due to improper contact across brushes and commutator. Improper connection, because of this the terminal voltage we are not getting, right, कि दोनों के बीच में कम्यूटेटर कि आर्मेचर सर्क्यूटरी से जुड़ा हुआ कम्यूटेटर है वो रोटेट कर रहा है और ब्रशेस हैं जो कि करंट कलेक्ट करने का काम कर रही हैं। पांचों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं लेकिन वोल्टेज बिल्डअप नहीं हो रहा है, तो हम लोगों को चेक करना है कि कम्यूटेटर और ब्रशेस का कनेक्शन प्रॉपर मेंटेन्ड है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि ब्रशेस दूर रखी हुई हैं कम्यूटेटर से, स्प्रिंग्स रहती है ना शॉक एब्जॉर्बर, तो वो ब्रश को टाइट करते हैं हम लोग, अटैच करके रखते हैं कम्यूटेटर से ताकि प्रॉपरली करंट कलेक्ट हो पाए, राइट। तो ये आपका सिचुएशन हो सकता है कि पांचों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तब भी वोल्टेज बिल्डअप नहीं हो रहा है, तो कम्यूटेटर और ब्रशेस के बीच का कनेक्शन, कांटेक्ट जाके चेक करना है हम लोगों को कि कांटेक्ट प्रॉपर है कि नहीं है। अगर कांटेक्ट प्रॉपर नहीं हुआ तब भी हो सकता है वोल्टेज बिल्डअप ना हो, राइट। ये हो गया शंट जनरेटर का ओवर। अब हम लोग सीरीज जनरेटर में वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस के बारे में बात करें। वोल्टेज बिल्डअप इन सीरीज जनरेटर, तो सीरीज जनरेटर में क्या होता है, इस तरीके से आर्मेचर है, आर्मेचर पर्टिकुलर डायरेक्शन में रन करेगा थ्रू दी हेल्प ऑफ प्राइम मूवर, और आर्मेचर का रेजिस्टेंस है जो कि यहाँ पे सेपरेटली ड्रॉ नहीं किया हुआ है, आपको ऑलरेडी मालूम है कि इनसाइड द आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है, आप चाहें तो ड्रॉ भी कर सकते हैं, नो इश्यू। ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप, आर्मेचर रेजिस्टेंस, लाइक दैट, सेम स्टोरी। अब फील्ड सर्क्यूटरी जो होती है ये शंट में ना कनेक्टेड होके फील्ड वाइंडिंग सीरीज में होती है, नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं, थिक वायर यूज करते हैं क्योंकि लोड करंट फ्लो कर रहा है, लाइक दैट। तो करंट ज़्यादा है, नंबर ऑफ टर्न्स कम है, तो सिग्निफिकेंट मीनिंगफुल एमएफ क्रिएट किया जा सकता है जिसके कारण सारा कुछ प्रोसेस हो पाए। तो अभी प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने देखा कि कोर में किस तरीके से सीरीज वाइंडिंग लपेटी होती है और वो आर्मेचर के साथ इस तरीके से सीरीज में होती है, राइट। तो आर्मेचर रखा हुआ है, यहाँ से फ्लक्स लाइंस आ रही हैं। अब यहाँ पे भी सम रेसिड्यूअल फ्लक्स अवेलेबल है, सम रेसिड्यूअल फ्लक्स अवेलेबल है और इसको आर्मेचर को रोटेट करा रहे हैं हम लोग, जिसके कारण आर्मेचर कंडक्टर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस एक्सपीरियंस करेगा, जिसके कारण वोल्टेज बिल्डअप होगा, रेसिड्यूअल वोल्टेज बिल्डअप होगा, एंड देन ये प्रोसेस ग्रेजुअली इंक्रीज हो पाएगी, राइट। तो क्या क्या हो रहा है, इट रिक्वायर्स रेसिड्यूअल फ्लक्स। सेकंड पॉइंट है द टर्मिनल शुड बी क्लोज्ड विथ सम लोड, टर्मिनल्स शुड बी क्लोज्ड विथ सम लोड, कि यहाँ पे ये जो टर्मिनल्स हैं ये कुछ लोड से कनेक्टेड होने चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, देखिए शंट में क्या था, नो लोड कंडीशन इज द बेस्ट कंडीशन टू बिल्ड अप द वोल्टेज, राइट।
अब अगर ये लोड से कनेक्टेड नहीं रहता तो यहाँ पे कोई भी वोल्टेज भले ही बिल्डअप हो जाता, ईजी भले ही बिल्डअप हो जाता ई आर, लेकिन कोई करंट फ्लो करता क्या? नहीं, करंट नहीं फ्लो करता क्योंकि ओपन सर्किटेड है। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं द टर्मिनल शुड बी क्लोज विथ सम लोड एज लोड करंट फ्लोज इनटू द फील्ड वाइंडिंग। लोड करंट ही जो है वो फ्लो कर रही है फील्ड वाइंडिंग में, into the field winding, the initial MF is considerably good value and no need of large series field winding turns, right? कि क्लोज रहेगा तभी तो ये रेसिडुअल करंट जो है या फिर लोड करंट फ्लो कर पाएगा, अदरवाइज क्या होगा? देखिए रेसिडुअल फ्लक्स के कारण रेसिडुअल वोल्टेज आ गया 6 to 8 वोल्ट, अब ये करंट फ्लो करवाएगा। अब करंट को फ्लो करने के लिए सर्क्यूटरी का क्लोज होना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कुछ लोड से कनेक्ट करके रखेंगे जिसके कारण ये करंट फ्लो करेगा जो कि फील्ड वाइंडिंग से होता हुआ जाएगा, फ्लक्स और इंक्रीज होगा। तो ये ऑलरेडी रोटेट कर रहा है तो और वोल्टेजेस डेवलप हुआ और करंट, तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता जाएगा। द टोटल रेजिस्टेंस आर ए आर्मेचर रेजिस्टेंस, सीरीज फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस, तीनों को मिला के आर ए सीरीज फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस शुड बी लेस देन इट्स क्रिटिकल रेजिस्टेंस, शुड बी लेस देन इट्स क्रिटिकल रेजिस्टेंस। अदरवाइज रेजिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा हाई है, क्रिटिकल रेजिस्टेंस से भी ज्यादा है, तो उस केस में ये करंट फ्लो करेगी क्या? लोड जब बहुत ज्यादा हाई है और टोटल क्रिटिकल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई है तो ये आर्मेचर से जो करंट निकल के जा रही है रेसिडुअल वोल्टेज के कारण, जो रेसिडुअल करंट फ्लो कर रही है, लोड करंट जो है वो फ्लो करेगी क्या? रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होने के कारण नहीं फ्लो करेगी। नहीं फ्लो करेगी तो फर्दर फ्लक्स क्रिएट होगा क्या? नहीं। फर्दर वोल्टेज बिल्डअप होगा क्या? नहीं। तो वोल्टेज बिल्डअप के लिए क्या है? आर ए प्लस आर एस सी प्लस आर एल की वैल्यू क्रिटिकल रेजिस्टेंस से कम होनी चाहिए। फोर्थ कंडीशन ये कह रहा है इट्स स्पीड शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल स्पीड। ऑब्वियस सी बात है कि जो आर्मेचर को रोटेट कर रहे हैं थ्रू दी हेल्प ऑफ प्राइम मूवर, क्रिटिकल स्पीड से ज़्यादा स्पीड होनी चाहिए, अदरवाइज सीरीज से जो फ्लक्स आ रही है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग से जो फ्लक्स आ रही है और इसकी स्पीड बहुत कम है इस तरीके से, तो ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन्स एक्सपीरियंस करेंगे क्या? नहीं। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लाइन्स एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, बहुत कम रेट होगा, वोल्टेज बिल्डअप सिग्निफिकेंटली नहीं होगा, मीनिंगफुल वोल्टेज बिल्डअप नहीं हो पाएगा। तो क्रिटिकल स्पीड से इसकी स्पीड ग्रेटर होनी चाहिए एंड क्रिटिकल रेजिस्टेंस से आर ए प्लस आर एस सी प्लस आर एल का जो सम है वो कम होना चाहिए in order to build up the voltage. राइट तो ये ऐसा होगा ना, रेसिडुअल फ्लक्स से चालू हुआ ये स्टोरी और ये ऐसा अप टू सैचुरेशन ऐसा होगा। और ईजी की वैल्यू कैसे होगी? ईजी की भी वैल्यू ऐसे ही होगी। पहले रेसिडुअल वोल्टेज अवेलेबल है ई आर, और ये क्या है? आर्मेचर करंट और फील्ड करंट। फील्ड करंट और आर्मेचर करंट सारी चीज़ें सेम होती हैं, या फिर लोड करंट सीरीज मशीन में तीनों चीज़ें सेम होती हैं, तो ये इस तरीके से इंक्रीज होगा। नेक्स्ट, अब डिटर्मिनेशन ऑफ आरसी एंड एनसी, क्रिटिकल रेजिस्टेंस एंड क्रिटिकल स्पीड क्या होती है उसको हम लोग कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि हाँ इतनी स्पीड से कम स्पीड होनी चाहिए या फिर इतनी स्पीड से ज़्यादा स्पीड होनी चाहिए, इतने स्पीड से ज़्यादा स्पीड होनी चाहिए एंड इतने रेजिस्टेंस से कम स्पीड कम रेजिस्टेंस होना चाहिए, ये कैसे पता चलेगा? तो उसको हम लोग इवेलुएट करने के लिए आरसी एंड एनसी कैलकुलेट करेंगे। आरसी एंड एनसी कैलकुलेट करेंगे। तो टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ आरसी एंड एनसी, क्रिटिकल रेजिस्टेंस एंड क्रिटिकल स्पीड को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं हम लोग। इन सेल्फ एक्साइटेड शंट जनरेटर, सेल्फ एक्साइटेड शंट जनरेटर क्या हो रहा है इसमें कि ध्यान दीजिएगा, ईजी है और ये आईएफ है, फील्ड करंट, जो कि आर्मेचर करंट ही फील्ड करंट है, वही लोड करंट है। तो फाई आर की वैल्यू से इस तरीके से इंक्रीज हुआ जिसके कारण वोल्टेज भी का भी सेम कर्व देखने के लिए मिल रहा है। तो
फाई आर के कारण ई आर क्रिएट हुआ। और जैसे कि आपको पता है कि ई जी, लेट मी राइट हियर, ई जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन फाई, राइट। तो रेसिड्यूअल फ्लक्स अवेलेबल है, रेसिड्यूअल फ्लक्स, और स्पीड जो है वो चेंज करते जा रहे हैं हम लोग, स्पीड की वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं, जिससे ईजी का मैग्नीट्यूड चेंज होता चला जाएगा, राइट। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग रेटेड स्पीड पे रन करा रहे हैं मशीन को, राइट, कि रेटेड स्पीड पे रन कर रही हैं एंड रेसिडुअल फ्लक्स अवेलेबल है, तो वोल्टेज बिल्डअप होगा क्या? हाँ, वोल्टेज बिल्डअप होगा। तो इस कर्व को हम लोगों ने कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया, रेटेड स्पीड पे रन करा रहे हैं एंड रेसिडुअल फ्लक्स अवेलेबल है, तो ये एट रेटेड स्पीड ये कर्व देखने के लिए मिल रहा है, राइट। दूसरा जो कर्व है, दूसरा जो कर्व है वो रेटेड स्पीड से ज़्यादा स्पीड से रन कराएं, रेटेड स्पीड से ज़्यादा स्पीड से रन कराएं, तो एन की वैल्यू रेटेड स्पीड से बढ़ा दें तो ईजी की भी वैल्यू बढ़ेगी, ईजी की भी वैल्यू बढ़ेगी, तो रेटेड स्पीड से ज़्यादा स्पीड, फिर रेसिडुअल फ्लक्स भी, रेसिडुअल फ्लक्स के कारण जो वोल्टेज बिल्डअप हो रहा है वो भी बढ़ेगा। जब रेसिडुअल फ्लक्स था और रेटेड स्पीड से रन कर रही थी, तो सपोज करिए 6 वोल्ट डेवलप हुआ, 6 वोल्ट का वोल्टेज, रेसिडुअल वोल्टेज डेवलप हुआ इनिशियली जीरो फील्ड करंट पे, राइट। जीरो फील्ड करंट पे रेसिडुअल फ्लक्स के कारण वोल्टेज अवेलेबल है, ध्यान दीजिए इस चीज को। अब क्या कर रहे हैं, स्पीड को फर्दर रेटेड स्पीड से भी ज्यादा स्पीड से रन कराएं, तो ये कंडक्टर्स इस रेसिडुअल फ्लक्स के कारण ज्यादा चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स एक्सपीरियंस करेंगे, जिसके कारण जो वोल्टेज बिल्डअप होगा वो पहले 6 वोल्ट हो रहा था तो अब 8 वोल्ट होगा, तो इस वोल्टेज का मैग्नीट्यूड पहले 6 वोल्ट हो रहा था तो अब 8 वोल्ट या फिर 10 वोल्ट होगा, तो इस तरीके से ये इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, इस तरीके से ये कर्व देखने के लिए मिलेगा, राइट। तो N1 की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन रेटेड स्पीड। फिर फर्दर अगर हम लोग स्पीड को चेंज करें, स्पीड और इंक्रीज किया क्रिटिकल स्पीड, सॉरी रेटेड स्पीड से, तो ये कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए मिल रहा है। ये क्या है? इसी को हम लोग बोलते हैं OCC, ओपन सर्क्यूट कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि ये EG और IF के बीच का कैरेक्टरिस्टिक है। VT और IL के बीच का कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, एक्सटर्नल VT और IL। और जबकि EG और IF के कैरेक्टरिस्टिक को मशीन के इनसाइड क्या हो रहा है वही चीज़ है ना, और अदरवाइज जो कंज्यूमर्स रहेंगे उनको एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक से मतलब है कि किस लोड करंट के हिसाब से कितना वोल्टेज प्रोफाइल मेंटेन किया हुआ है टर्मिनल पे, कितना वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो रहा है, वोल्टेज रेगुलेशन कितना हो रहा है, उनसे कस्टमर को मतलब है। मशीन के इनसाइड क्या हो रहा है उसको किससे मतलब है? ऑपरेटिंग इंजीनियर को मतलब है, राइट। तो अब क्रिटिक रेटेड स्पीड से कम स्पीड पे अगर रन कराएं तो कैरेक्टरिस्टिक कहाँ से मिलेगा? वोल्टेज, रेसिडुअल वोल्टेज का मैग्नीट्यूड क्या होगा? यहाँ पे कम होगा क्योंकि स्पीड कम है। होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो रेटेड से कम स्पीड पे रन कराएं तो कैरेक्टरिस्टिक रेसिडुअल वोल्टेज भी कम होगा और ये पूरा का पूरा कैरेक्टरिस्टिक नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, नीचे की तरफ शिफ्टेड होगा N3। होप यू अंडरस्टैंड, राइट। So now we disconnected the field winding and provided separate DC excitation, कि फील्ड वाइंडिंग को अब हम लोग डिस्कनेक्ट कर दिए टू फाइंड आउट RSH। अब RSH हम लोगों को फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या किए कि इस सेल्फ एक्साइटेड मशीन के बारे में बात कर रहे थे, RC और NC निकालना था, तो क्रिटिकल रेजिस्टेंस जब निकालना है हम लोगों को, तो we disconnected the field winding and provided separate DC excitation to find RSH, right।
आरएसएच फाइंड आउट करना है, तो इस फील्ड वाइंडिंग को इस सर्क्यूटरी से डिस्कनेक्ट किए और यहाँ पे सेपरेट डीसी एक्साइटेशन लगाए, जिसके कारण फील्ड करंट फ्लो कर रहा है। अब ये वोल्टेज और ये करंट का जो रेशियो है वो प्रोवाइड कर देगा आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू आर एस एच इज इक्वल टू वी टी डिवाइडेड बाई आई एस एच होता है, राइट। वी टी डिवाइडेड बाई आर एस एच आई एस एच होता है। तो ये जो डीसी एक्साइटेशन लगाया हुआ है इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, इस वी टी पे डिपेंड करेगी कि वी टी का मैग्नीट्यूड जितना भी, टर्मिनल वोल्टेज की रेटेड वैल्यू जितनी भी हो उतना आप डीसी सोर्स लगा दीजिए जिसके कारण करंट फ्लो करे और इस आरएसएच की वैल्यू हम लोग इवेलुएट कर सकें। तो वीडीसी और आईएसएच और आईएफ के बीच का अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो थोड़ा सा वोल्टेज अप्लाई किया तो थोड़ा सा करंट, थोड़ा सा और वोल्टेज, थोड़ा सा और करंट, थोड़ा सा और वोल्टेज, थोड़ा और करंट, राइट। तो ये लीनियर कैरेक्टरिस्टिक मिल रहा है कि ये लीनियर कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा, राइट। आरएसएच की जो वैल्यू है वो ये वैल्यू होगी। तो आरएसएच की वैल्यू, ये रेटेड वैल्यू कैलकुलेट किया हम लोगों ने आरएसएच की, राइट। ये रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड करंट जब फ्लो कर रहा है तो कितनी आरएसएच की वैल्यू आ रही है। इफ वी कंबाइन दी आरएसएच, हाँ, तो इफ वी कंबाइन दी आरएसएच, ये आरएसएच की जो रेटेड वैल्यू है एंड सेल्फ जनरेटेड कर्व ऑफ सेल्फ शंट जनरेटर, सेल्फ जनरेटेड वोल्टेज जनरेटेड कर्व ऑफ सेल्फ शंट जनरेटर, वोल्टेज जनरेटेड कर्व क्या है, ये है ऑफ सेल्फ शंट जनरेटर जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब आरएसएच की वैल्यू मिल गई, दोनों कर्व को अगर हम लोग कंबाइन करते हैं कि ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है, ईजी है और यहाँ पे फील्ड करंट है, तो इसका कर्व कैसा मिला, यहाँ से चालू हुआ इस तरीके से ऐसा मिल रहा है, राइट। तो ध्यान देते हैं, अगर जो आरएसएच है, आरएसएच का कर्व ये आ रहा है, अगर आरएसएच का कर्व ये आ रहा है तो यहाँ पे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये आरएसएच, आरएसएच भी क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट ना, वीटी डिवाइडेड बाय आईएसएच या फिर आईएफ या आईएसएच, दोनों चीज़ें सेम होती हैं। तो वो टर्मिनल वोल्टेज डिवाइडेड बाय आईएसएच जो कि सेपरेट डीसी एक्साइटेशन लगा के हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट के लिए आरएसएच कैलकुलेट कर लिया था, तो उसका कर्व ड्रॉ कर लिया। अब उस वाले कर्व को और ओसीसी के कर्व को हम लोग साथ में रखते हैं, तो ये अगर आरएसएच यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे ये वोल्टेज बिल्डअप होगा कि नहीं होगा, राइट। अब आरएसएच का कर्व अगर ऐसे लीनियरली आ रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वोल्टेज बिल्डअप मिल रहा है कि नहीं, वो मिल रहा है। लेकिन आरएसएच की वैल्यू ऐसे इंक्रीज होके यहाँ पे आ रहा है इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे वोल्टेज बिल्डअप हो रहा है क्या, नहीं। कि आरएसएच की जो वैल्यू है वो इसी तरफ रहनी चाहिए जिसके कारण इंटरसेक्शन इसी तरफ हो, इंटरसेक्शन पॉइंट, जिसके कारण कुछ वोल्टेज का मैग्नीट्यूड मिल सके हम लोगों को। अगर आरएसएच की वैल्यू ग्रेटर देन क्रिटिकल रेजिस्टेंस है, ये वाला जो कर्व है आरएसएच का वो इंडिकेट कर रहा है दिस आरएसएच इज ग्रेटर देन क्रिटिकल रेजिस्टेंस वेयर वोल्टेज बिल्डअप इज नॉट पॉसिबल। तो आरएसएच की जो वैल्यू है जिसमें फील्ड करंट फ्लो करेगा, तो फील्ड करंट अगर आरएसएच बहुत ज्यादा है तो फील्ड करंट नहीं फ्लो कर पाएगा, वोल्टेज बिल्डअप नहीं हो पाएगा, एमएफ नहीं बनेगा, रेसिडुअल फ्लक्स ही रहेगा, तो रेसिडुअल वोल्टेजेस ही मिलेंगे हम लोगों को, उससे ज़्यादा वोल्टेज नहीं मिल पाएगा। तो इस आरएसएच की वैल्यू के लिए कोई भी वोल्टेज बिल्डअप नहीं मिल पा रहा है, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड नहीं मिल पा रहा है, देयरफॉर हम लोगों को आइडेंटिफाई हो जाएगा कि इसकी वैल्यू क्रिटिकल रेजिस्टेंस से ज़्यादा है, और ये सब क्या है, क्रिटिकल रेजिस्टेंस से कम है। इफ आरएसएच वैल्यू इज मोर देन क्रिटिकल रेजिस्टेंस, generator can't build up the voltage, only residual voltage we get. Tangent of OCC is RC, tangent of OCC, ये ओपन सर्क्यूट कैरेक्टरिस्टिक यही है, OCC, OCC का जो टेंजेंट है यही है ना, टेंजेंट, इसको स्पर्श रेखा जो है जो स्पर्श करता हुआ जा रहा है, टेंजेंशियल एक्सिस, यही होता है आरसी, क्रिटिकल रेजिस्टेंस। तो क्रिटिकल रेजिस्टेंस से वैल्यू ये वाली क्या थी, कम थी, तो इंटरसेक्शन यहाँ पे मिला, तो वोल्टेज बिल्डअप मिला हम लोगों को। लेकिन
रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर क्रिटिकल रेजिस्टेंस से ज़्यादा है तो वोल्टेज बिल्डअप यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। तो नाउ वी गेट आरसी वैल्यू, नाउ वी गेट आरसी वैल्यू, आरसी वैल्यू कुछ इस तरीके से मिल गई हम लोगों को। आरसी वैल्यू मिल गई एंड लेट अस वेरी द स्पीड अदर देन रेटेड, लेट अस वेरी द स्पीड अदर देन रेटेड स्पीड। तो ईजी, ईजी ये था, आई एफ ये था, और ये कैरेक्टरिस्टिक मिला था हम लोगों को। एट रेटेड स्पीड, हाँ, तो ये वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जो स्पीड है, फर्स्ट टाइम की स्पीड n1 जो है वो लेस देन रेटेड स्पीड है, लेस देन रेटेड स्पीड है। जब रेटेड स्पीड रखा तो ये उसका वोल्टेज यहाँ पे मिला, राइट। और जब रेटेड से ज़्यादा स्पीड रखा तो उसका वोल्टेज यहाँ पे मिला, उसका वोल्टेज यहाँ पे मिला, इजंट इट। तो ये लेस देन रेटेड वोल्टेज पे, सॉरी लेस देन रेटेड स्पीड पे वोल्टेज का मैग्नीट्यूड, रेसिडुअल फ्लक्स भी, रेसिडुअल वोल्टेज भी कम हुआ एंड ये पूरा का पूरा ओसीसी नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, राइट। स्पीड वेरी कर रहा है एंड ईजी को आई एफ के रेस्पेक्ट में ड्रॉ कर रहे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट स्पीड पे ये कर्व रिप्रेजेंट किया हुआ है कि एट रेटेड स्पीड पे कर्व ये वाला कर्व मिला हुआ है, लेस देन रेटेड स्पीड पे ये वाला, एंड अबव रेटेड स्पीड पे ये वाला कर्व मिला हुआ है, राइट। नाउ कि ये रेटेड स्पीड पे ये वाला कर्व है, ये ओसीसी ओपन सर्क्यूट कैरेक्टरिस्टिक है एट रेटेड स्पीड, एट रेटेड स्पीड, राइट, एट रेटेड स्पीड। और क्रिटिकल रेजिस्टेंस की भी वैल्यू मालूम है हम लोगों को कि आरसी की वैल्यू क्या है, यही इसी की स्पेयर्स स्पर्श रेखा होती है, टेंजेंशियल एक्सिस, जो कि यहाँ पे कहीं पे लेट सपोज इंटरसेक्ट कर रही है, तो इतना वोल्टेज हम लोगों को मिल रहा है। इससे ज़्यादा अगर रेजिस्टेंस रख दें तो वोल्टेज मिलेगा क्या, नहीं, वोल्टेज कहाँ पे मिलेगा, इतना रेसिडुअल वोल्टेज ही मिलेगा केवल। तो ये क्या है, आर एस एच इज ग्रेटर देन आर सी। तो ये क्या है, स्पर्श रेखा क्या होता है, ओसीसी का टेंजेंशियल एक्सिस, टेंजेंशियल जो स्ट्रेट लाइन होती है वही होती है क्रिटिकल रेजिस्टेंस की वैल्यू। नाउ कि अब जो रेटेड स्पीड से कम स्पीड पे हम लोग रोटेट कराएं, तो रेटेड स्पीड से कम स्पीड पे रन कराए तो ये इस तरीके से मिली, ये इस तरीके से मिली। अब बहुत ही कम स्पीड से रन कराएं, क्रिटिकल स्पीड से कम स्पीड पे रन कराएं, अगर हम लोग क्रिटिकल स्पीड से कम स्पीड पे अगर रन कराएं तो क्या होगा, क्रिटिकल स्पीड से कम स्पीड पे रन कराएं तो ये एक्सिस कैसे मिलेगी, ओ सी सी एट n1 which is less than rated speed, which is less than rated speed और critical speed, और क्रिटिकल स्पीड। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, जिससे अगेन वोल्टेज बिल्डअप नहीं हो पाएगा, जिससे अगेन वोल्टेज बिल्डअप नहीं हो पाएगा। तो आरसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑपरेटिंग स्पीड, ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखिए आरसी क्या होती है, आरसी critical resistance is tangent of OCC, OCC, राइट। तो OCC का टेंजेंट होता है ये, एंड OCC changes as speed changes, therefore RC is directly proportional to operating speed, operating speed। कि अगर स्पीड ये थी तो इसका टेंजेंट आरसी क्या मिला, ये, इसके लिए आरसी क्या मिला, ये स्पीड डिफरेंट स्पीड पे, इसके लिए आरसी क्या मिला, ये। तो आरसी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, आरसी डिपेंड्स अपॉन दी ऑपरेटिंग स्पीड, आरसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑपरेटिंग स्पीड। तो देखिए ये रेटेड स्पीड थी, रेटेड स्पीड पे रन कराया तो ओसीसी मिला हम लोगों को,
और इसका टेंजेंट क्या मिल गया, रेटेड आरसी है, ये रेटेड आरसी की वैल्यू है, रेटेड आरसी की वैल्यू है। अब इतना ही शंट रजिस्टर हम लोगों ने डिजाइन किया क्रिटिकल रेजिस्टेंस के हिसाब से, क्रिटिकल रेजिस्टेंस की वैल्यू से कम वैल्यू पे हम लोगों ने शंट सॉरी इससे कम वैल्यू पे हम लोगों ने शंट रजिस्टर डिफाइन किया, आरएसएच की वैल्यू डिजाइन किया और इंसर्ट किया, तो यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है हम लोगों को, मतलब वोल्टेज प्रोफाइल बिल्डअप हो रहा है, मिल रहा है वोल्टेज। अब अगर स्पीड को हम लोग कम कर दें, अब अगर स्पीड को हम लोग कम कर दें कि ऑपरेटिंग स्पीड जिस स्पीड से रन करा रहे थे उस स्पीड को क्रिटिकल स्पीड से कम कर दें, क्रिटिकल स्पीड से कम कर दें, तो क्रिटिकल स्पीड से कम किए तो यहाँ पे आया पॉइंट, यहाँ पे भी वोल्टेज मिल रहा है क्या, हाँ। लेकिन क्रिटिकल स्पीड से कम कर दे तो यहाँ पे ये ओसीसी आएगा और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये वोल्टेज यहीं तक मिल रहा है जो कि रेसिडुअल वोल्टेज ही केवल मिल रहा है, तो इससे हम लोगों को वोल्टेज बिल्डअप नहीं हो पाएगा। तो ये क्रिटिकल स्पीड से कम स्पीड नहीं होनी चाहिए, क्रिटिकल स्पीड से ज़्यादा स्पीड होनी चाहिए, एंड आरएसएच की वैल्यू क्रिटिकल रेजिस्टेंस से कम होना चाहिए इन ऑर्डर टू बिल्ड अप द वोल्टेज। आरसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑपरेटिंग स्पीड। तो ये ऑब्जर्वेशन किया हम लोगों ने, डिटर्मिनेशन ऑफ आरसी एंड एनसी के बारे में बात किया और इस तरीके से सेशन को कंक्लूड किया, राइट। हेलो। अब इन सारी चीज़ों को ध्यान से देखिए और अपने हैंड रिटन नोट्स में फॉर्म करिए और अभी देखिए, खुद से ड्रॉ करके देखिए, अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करिए। हम लोग क्लास जस्ट 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं।
So hope you understand this topic of critical resistance and critical speed, right? तो क्या डिस्कस किया हम लोगों ने डिटर्मिनेशन ऑफ आरसी एंड एनसी में? जस्ट अ सेकेंड. डिटर्मिनेशन ऑफ आरसी एंड एनसी में इन सेल्फ एक्साइटेड शंट जनरेटर डिफरेंट डिफरेंट रेटेड स्पीड पे हम लोगों ने ओसीसी ड्रॉ किया. डिफरेंट डिफरेंट रेटेड स्पीड, डिफरेंट डिफरेंट स्पीड पे. तो जब रेटेड स्पीड पे ड्रॉ किया तो ये रेड कर्व देखने के लिए मिल रहा है, ग्रीन कर्व रेटेड स्पीड से कम स्पीड पे एंड रेटेड से अबव रेटेड स्पीड पे एन वन जो कर्व देखने के लिए मिल रहा है ब्लू कलर के पेन से वो ऑब्जर्व हुआ. एंड और ज़्यादा रेटेड स्पीड से ज़्यादा स्पीड पे ओसीसी अगर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं तो इस तरीके से ऑब्जर्व हो रहा है. तो स्पीड बढ़ा रहे हैं जिससे ई आर की वैल्यू बढ़ रही है, राइट. ये कर्व में ये ऑब्जर्व हुआ. Now we disconnected the field winding and provided separate DC excitation to find out RSH. क्योंकि इस तरीके से शंट मशीन अवेलेबल है. लेट मी ड्रॉ द शंट मशीन. सीरीज फील्ड वाइंडिंग है एंड ये आर्मेचर सर्क्यूटरी और ये आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है, राइट. और यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेजेस देखने के लिए मिल रहा है. तो यहाँ पे थोड़ा सा फ्लक्स था फाई आर जिसके कारण ई आर डेवलप हुआ और ये करंट प्रोड्यूस करेगा. ये करंट इधर जाएगी जो कि आई एस एच आई एफ इज इक्वल टू आई एस एच प्रोड्यूस करेगी, राइट. थोड़ा सा करंट, थोड़ा सा मोर फ्लक्स फाई वन. तो यहाँ पे ई आर प्लस ई वन एंड देन मोर करंट, मोर करंट, मोर करंट, आई एफ प्लस आई वन, राइट. तो मोर फ्लक्स विच इज़ फाई टू. तो ये इस तरीके से वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस हो रहा है. अब ये ग्रेजुअली वोल्टेज राइज हो रहा है, ग्रेजुअली वोल्टेज राइज हो रहा है, राइट. तो अगर हम लोग शंट फील्ड वाइंडिंग को निकाल के कोई सेपरेट डीसी एक्साइटेशन सोर्स से कनेक्ट कर दें, वी डी सी विच इज़ इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू रेटेड वैल्यू ऑफ वी टी. टर्मिनल वोल्टेज जितना मिलता है आपको रेटेड मशीन में उतने के बराबर. तो यहाँ पे जो रेटेड करंट फ्लो करेगा फील्ड करंट और जिससे आर एस एच की वैल्यू निकल के आएगी, जिससे आर एस एच की वैल्यू निकल के आएगी या फिर आर एफ की वैल्यू, फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल के आएगी, राइट. जस्ट अ सेकेंड. फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस निकल के आएगी और हम लोग चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं. आर एस एच, आर एस एच आर एस एच और आर एफ इज इक्वल टू वी डी सी डिवाइडेड बाई आई एफ और आई एस एच, राइट. तो इस तरीके से आर एफ की वैल्यू हम लोगों को मिल गई, राइट. तो एक्चुअली क्रिटिकल रेजिस्टेंस क्या होता है? क्रिटिकल रेजिस्टेंस जस्ट आ टेंजेंशियल लाइन. लेट मी ड्रॉ प्रॉपरली.
सिस्टम में कुछ लैग हो रहा है, चेक करवाते हैं इसको आज। काइंडली बियर विथ मी। थोड़ा सा वेट करिएगा। चलिए, तो हम लोगों ने ये ओसीसी कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया। लेट्स वेट फॉर सम सेकेंड्स, लेट अस वेट। कि डिफरेंट डिफरेंट ओसीसी का टेंजेंट अगर ड्रॉ करें तो आर 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 सी की वैल्यू निकल के आएगी। अब आर एफ के एक्सिस को अगर इसी पे रखते हैं हम लोग ग्राफ को, ऑन टॉप ऑफ टी ओसीसी जो कि हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है, रखते हैं, तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि आर एफ की जो वैल्यू आई हुई है वो आर सी से कम है कि ज़्यादा है। एग्जैक्टली क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अगर ज़्यादा होगी तो वोल्टेज बिल्डअप पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे देखिए, ये आपका आर एस एच जो कि कैलकुलेट होके आया हुआ है वो है जो कि आर सी से कम है। टेंजेंट होता है ओ सी सी का, टेंजेंट होता है आर सी, क्रिटिकल रेजिस्टेंस। और आर एस एच की वैल्यू ये एक्चुअली कैलकुलेट होके आई हुई है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे, मतलब है कि इसका वोल्टेज बिल्डअप होगा। अगर आर सी की वैल्यू क्रिटिकल रेजिस्टेंस से ज़्यादा होती तो ये एक्सिस कुछ इधर शिफ्ट होता, तो वहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे मिलता, तो रेसिडुअल वोल्टेज के पास ही वोल्टेज मिलता हम लोगों को, वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस पॉसिबल नहीं होता। तो इस तरीके से आरसी का आइडिया मिला। एंड डिफरेंट डिफरेंट रेटेड स्पीड पे हम लोग ड्रॉ ये ओसीसी, जिससे डिफरेंट डिफरेंट आरसी की वैल्यू मिली। तो हम लोगों को ये पता चला आरसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑपरेटिंग स्पीड। अब अगर आपके